नमस्कार, मैं हूं भारत। आप देख रहे हैं सूर्योदय टीवी का खास कार्यक्रम बात तो सही है। बात तो सही है में आज हम एक ऐसी शख्सियत से आज रूबरू होंगे जिन्होंने अपने जीवन काल के समय में प्रशासनिक सेवाओं में भागीदारी निभाई, एक टफ कंपटीशन के साथ एमपीएससी की एग्जाम पास की और उसके बाद में जिस तरह से हम कहते हैं कि देशभक्ति जनसेवा का संदेश लेती हुई पुलिस विभाग डिपार्टमेंट में कई अहम फैसले भी लिए और कई ऐसे खास तौर पर चाहे वो साइबर रिलेटेड हो, महिला संबंधित अपराध हो, ऐसे तमाम घटनाओं में एक अहम भूमिका निभाई केसेस को सॉल्व करने में और महिलाओं को न्याय दिलाने में, और साथ ही साथ साइबर पीड़ितों को इंसाफ दिलाने से लेकर के साइबर पीड़ितों की मदद करने को लेकर के मेरे साथ आज मौजूद है आलोक शर्मा जी, एडिशनल डीसीपी है जोन 1 में। बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू सर। बातें तो बहुत सारी है पुलिसिंग को लेकर के और एक बड़ा इतिहास है पुलिसिंग का, तकरीबन 150 साल से भी अधिक की पुलिसिंग है। लेकिन अब जिस तरह से पुलिसिंग को लेकर के बदलाव हम देख रहे हैं, उसी तरह हमने देखा कि न्याय संहिता हो चुकी है, बीएनएस का जो संविधान है वो लागू हो चुका है, हम वो भी देख रहे हैं। ये कैसे ख्याल आया सर कि पहले से मोटिव था कि मैं पुलिसिंग में जाऊंगा या पुलिसिंग ही मेरा एक लक्ष्य है? देखिए, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ और मेरे फादर प्रशासनिक अधिकारी रहे। तो बचपन से मैंने अपने फादर को एडमिनिस्ट्रेशन में और लोगों के करीब में उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए बहुत नज़दीक से देखा। और एक बच्चा होने के नाते उनकी पर्सनैलिटी का मेरे मानस पटल पे बहुत गहरा असर पड़ा। मैं उनको बहुत लंबे लंबे समय तक काम करते हुए देखता था। अक्सर कई बार वो आते थे तो मैं अक्सर जब सो जाया करता था, सुबह मेरा स्कूल था और जब कई बार मैं स्कूल चला जाता था उठ के, और कई बार मुझे लगता था कि मैं अपने फादर से मिल नहीं पाया। तो ये सारी चीज़ें मैंने बचपन से देखी। लेकिन जो निष्ठा, जो लोगों के प्रति कमिटमेंट और जो लोगों की सेवा करने का एक जुनून मैंने अपने फादर में देखा, और निश्चित रूप से मुझे उससे बहुत प्रेरणा मिली और उसी के चलते मैंने प्रशासनिक सेवा में आने का निर्णय लिया। सर, महत्वपूर्ण तो तब भी हो जाता है क्योंकि आपके जैसा कि आपने कहा कि फादर प्रशासनिक सेवाओं में थे, जहाँ तक हम जानते हैं कि मैडम भी प्रशासनिक सेवाओं में है, तो एक समावेश जब दो अधिकारी एक साथ घर की जिम्मेदारियाँ भी, बच्चों को भी और फिर आम जनता के बीच भी, तो कई बार एक अलग ही रहता है। लेकिन कहते हैं ना, डॉक्टर की शादी हो जाना चाहिए। पुलिस का तो हालांकि आने जाने का शेड्यूल भी नहीं है, घर से निकलने का वक्त होता है, लेकिन जाने का वक्त शायद पुलिस के पास अपने हाथ में नहीं होता है। सही बात है। इस मामले में मैं भाग्यशाली हूँ कि जो मेरी पत्नी है वो भी चूँकि सिविल सर्वेंट है, वो समझती हैं इसकी चुनौतियों को। मेरी जो कमिटमेंट्स हैं, जो पब्लिक के प्रति, जो एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति, उसको वो समझती हैं, उसको वैल्यू करती हैं। और हम दोनों मिल के फैमिली को की जिम्मेदारियाँ शेयर कर लेते हैं। कभी ऐसा होता है कि वो देर तक रहती हैं जब फील्ड में, तो कई बार मैं अवेलेबल होता हूँ, कई बार वो अवेलेबल हो जाती हैं जब मैं नहीं होता हूँ, कई बार दोनों ही अवेलेबल नहीं होते। तो हमारे बच्चों को हमने इतना सेल्फ रिलायंट बना लिया है कि वो बच्चे एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं और वो एक दूसरे के साथ अपना समय निकाल लेते हैं। और मुझे लगता है ये एक बेहतर कंडीशनिंग भी होती है बच्चों की कि जब वो पेरेंट्स को, दोनों को देखते हैं तो उनके अंदर एक जिम्मेदारी का भाव भी आता है। तो निश्चित रूप से टफ होता है, बट पुलिस में रहते हैं तो पुलिस भी एक परिवार की तरह है। तो मैं जब कई बार जब घर नहीं जा भी पाता तब भी मैं अपने परिवार के साथ, अपने पुलिस बल के साथ, एक परिवार जैसी फीलिंग होती है उनके साथ। कई बार हम लोग खाना शेयर करते हैं, हम लोग अच्छी बुरी बातें सारी शेयर करते हैं, और ये चीज़ मोटिवेशन देती है क्योंकि सब लोग एक ही जैसे होते हैं। हम लोगों के यहाँ ये स्थिति है कि सभी लोगों के साथ सेम इश्यूज़ रहते हैं, तो सब लोग एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि जब भी कोई त्यौहार होता है, और ख़ासकर इंदौर तो मशहूर है हर पर्व को मनाने के लिए, चाहे हम गणेश उत्सव हो, होली का पर्व हो या तमाम नवरात्रे जैसी उत्सव रहती है, उस समय पुलिस की मौजूदगी हम कह सकते हैं कि सड़कों पर होती है। चाहे नया वर्ष हो और हम त्यौहार बनाते हैं, उस समय पुलिस जो है वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। सर, एक महत्वपूर्ण की हालांकि हम देख रहे हैं कि आज कई युवा हैं जो सिविल सर्विस में आना चाहते हैं, और इंदौर एजुकेशन हब के लिए भी है। आसपास के हमारे ग्रामीण जिले हैं, जो इलाके हैं, वहाँ से बच्चे पढ़ते हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि हर किसी को वो मंजिलें नहीं मिलती, भले पंख ना हो, लेकिन उड़ानों में ऊंचाइयाँ, हौसलों की आवश्यकता होती है।
तो कैसे देखते हैं सर पहला अटेम्प्ट जब आपने शुरुआत की कि मुझे सिविल में जाना है? बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक काफ़ी बड़ा चैलेंज होता है। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे सिविल सर्विसेज अटेम्प्ट करते हैं और बहुत कम लोग, आप जानते हैं, उसमें जो रेशो है सक्सेस का बहुत कम होता है। तो ये चीज़ कई बार आपको डराती भी है, बच्चों को भी कई बार चीज़ डराती है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सपना जीवन में हमेशा होना चाहिए। और मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि अगर कोई आदमी अपने सपने पर लगातार काम करता है, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अगर अपने आप को झोंक देता है, तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। ये जीवन के हर पहलू में सत्य है और कभी भी कोई भी मेहनत जो होती है वो बेकार नहीं जाती, उसका रिवार्ड हमेशा होता है। तो जो भी लोग इस तरह से प्रिपरेशन करते हैं या प्रिपरेशन करने आते हैं, मुझे जब भी मिलते हैं, मैं उनसे हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि बड़ा सोचिए और अपने सपने के लिए पूरे अपने आप को झोंक दीजिए, क्योंकि अगर आप अपने आप को 100% कहीं झोंकते हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। वाकई सर सफलता मिलती है और बच्चों के फ्यूचर के लिए आप लोग भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। हम देखते हैं कि स्कूल हो, कॉलेज हो, चाहे वो साइबर अवेयरनेस को लेकर समझाना हो, करियर को लेकर के समझाना, और इंदौर पुलिस एक बहुत अच्छा काम भी कर रही है कि जनसंवाद जब भी कोई त्यौहार हो या कोई पर्व हम मनाते हैं तो उससे पहले पुलिस जनसंवाद करती है। लेकिन सर कई लोग ऐसे हैं, हम देख रहे हैं कि आप जिस जोन 1 में है उसका कई ऐसा इलाका है जो काफ़ी हार्ड और टफ है, और जहाँ पर अपराध की अगर स्थिति बात की जाए तो सबसे बड़ी वजह नशा निकल के आती है। और ऐसे में पुलिस किस तरह का ऑपरेशन चला रही है, क्योंकि हर जड़ के पीछे कहीं ना कहीं नशे का एक जो युवाओं में और क्रेज़ होता है, और दूसरा एक कि वो जल्दी से कुछ जीवन में कुछ करना चाहते हैं, और ख़ासतौर पर वो उन्हें महंगे शौक, हम कई बार आपके प्रेस नोटों में देखते हैं कि महंगे शौक, कपड़े, जूते और तमाम वो कह सकते हैं इसको वर्ड को कि हम वो आलीशान ज़िंदगी जीने के लिए वो अपराध की ओर बढ़ते हैं। तो कैसे देखते हैं सर कि नशे को लेकर के पुलिस अब क्या अभियान चला रही है और किस तरह अब तक क्या क्या अचीवमेंट पुलिस ने की है? देखिए, जोन 1 में जो नशे को लेकर के पुलिस ने काफ़ी सारे एफर्ट किए हैं और उसमें काफ़ी आपको बड़ी सफलताएं भी मिली हैं। हमने इसमें 2-3 पार्ट्स होते हैं। जो जब नशे जैसी समस्या है, आप भी जानते हैं कि नशा एक सामाजिक समस्या है। नशा केवल एक लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं होता है, नशा सामाजिक समस्या भी होता है। कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ भी होती है कि जो बच्चों को प्रेरित करती है इन सब चीज़ों के लिए, एक पीयर प्रेशर वाली चीज़ होती है। कमर्शियल सिटी है आजकल, आप देखते हैं आजकल का मीडिया, आजकल का जो विशेष तौर पे सिनेमा है, वो भी कहीं ना कहीं जो आप आजकल आप देखते हैं कि इस तरह की चीज़ें शो करते हैं कि जिनसे कि बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं गलत दिशा में भी प्रवृत्त होते हैं। तो इसके लिए हम लोग कई स्तर पर जो है वो प्रयास करते हैं। पहला काम है हमारा, चूँकि एज अ पुलिस ऑफिसर सबसे पहला काम है इन्फोर्समेंट का काम। सबसे पहले जो भी ऐसे नशे के व्यापारी हैं, नशे के तस्कर हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करना। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमने ड्रग पैडलर्स के ऊपर जोन 1 में बहुत कठोर कार्रवाइयाँ की हैं। हमने एक ऑपरेशन ईगल क्लॉक करके एक पायलट प्रोग्राम हमने लॉन्च किया था, और उस पायलट प्रोग्राम के तहत हमने जो भी नशे के जितने पैडलर्स, बड़े बड़े जो पैडलर्स थे, हमने उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग प्रिवेंटिव एक्शन भी लिया। पिट्स एनडीपीएस जैसी धारा जिसमें आसानी से जमानत नहीं मिलती और 1-1 साल तक लोगों को अंदर रहना पड़ता है, हमने करीब 5 से 6 प्रकरण पिट्स एनडीपीएस के जो हमारे यहाँ के गए, वो 100% जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा कंफर्म किए गए। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी कोशिश किया कि जो बच्चे इस आदत में आ गए हैं, चूँकि वो विक्टिम है, वो बेसिकली अपराधी नहीं है, वो अपराधी से ज़्यादा विक्टिम है, तो उनकी नशे की लत को छुड़ाने के लिए जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, हमने उनको रोपिन किया है। हमारे पास कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं और कुछ ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो आज हमारी चेन में हैं। कभी इस तरह का अगर कोई किसी को नशा छुड़ाना होता है तो हम उनसे संपर्क करते हैं, हम उनकी मदद लेते हैं। एनजीओज़ जो हैं, हमने काफ़ी सारे एनजीओज़ को भी रोपिन किया हुआ है, जो हमारे ख़ास तौर पे, विशेष तौर पे हमारे मल्हारगंज क्षेत्र में, एरोड्रम क्षेत्र में, हमारे राऊ तेजाजी नगर जैसे क्षेत्र में कुछ अच्छे एनजीओज़ हैं, हमने उनको भी रोपिन किया है, रिहैब सेंटर्स वालों को रोपिन किया। तो इनके माध्यम से हम लोग कोशिश करते हैं कि ये बच्चों को जो इस तरह से नशे के शिकार हैं उनको हम भेज पाएँ ऐसी जगह। साथ ही साथ में नशे के विरुद्ध हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए लगातार जनसंवाद और सारी अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, ये हम लोग चला रहे हैं,
तो इसमें हम लोग जो मोहल्ले में जा कर के, जो कॉलोनीज़ में जा कर के, हमारे बीट के माध्यम से, थानों के माध्यम से हम लोग मीटिंग्स लेते हैं और मीटिंग्स के बाद हम लोग उनसे रूबरू होते हैं और हम लोगों को बताते हैं कि इसका दुष्प्रभाव क्या है। साथ ही साथ जो मुझे आज की दौर में लगता है कि सोशल कंट्रोल में कहीं ना कहीं शिथिलता आई है। पहले जैसे आपने देखा होगा, पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि अगर कोई पड़ोसी का बच्चा भी कोई गलत आदत सीखता था तो जो उसका पड़ोसी होता था वही उसको डांट देता था और उसे अपने फादर या अपने रिलेटिव से ज़्यादा उसकी डांट का डर होता था कि अंकल ने देख लिया तो क्या होगा। लेकिन अब हमारे यहाँ वो सोशल कंट्रोल ख़त्म हो गया। हम लोगों से यही बात करते हैं कि कोई भी भले ही हम लोग एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रह रहे हैं, बड़े शहर में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने आस पड़ोस को लेकर के समझ होना चाहिए। आस पड़ोस के प्रति हमारी जवाबदारी, जिम्मेदारी होना चाहिए। आस पड़ोस में जो भी हैं उनके प्रति हमको कोई भी अगर ऐसी गलत चीज़ हमें मिलती है तो तत्काल उनके पालक को, उनके पेरेंट्स को अवगत कराएं, है ना। स्कूल्स में भी हम जाते हैं तो स्कूल्स में भी हम यही चीज़ बोलते हैं कि बच्चों के ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया है या वहाँ पर भी बच्चों की जो चीज़ें हैं उनका प्रचार प्रसार किया जाए कि नशे की लत जो है अगर कभी किसी को लगती है तो उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी एजेंसी, इवन मीडिया ने इसमें बहुत हमारी हेल्प करी है। आप लोगों के माध्यम से हम लोगों ने नशे के खिलाफ अपने अभियान को काफ़ी प्रमुखता से समाचार पत्रों में और सोशल मीडिया पर प्रकाशित कराया है और उसका काफ़ी उत्साहवर्धक असर भी हुआ है। बिल्कुल सर, आप अपनी भूमिकाएं में हैं, मीडिया है, संस्थान है, एनजीओ है, तमाम लोग जो एजेंसियां हैं वो एक साथ एकजुट होकर के समाज के प्रति और ख़ास तौर पर इस नशीले समाज से युवाओं को निकालने के लिए बेहतर काम कर रही है। लेकिन सर, अपराध की बात की जाए, क्योंकि पहले के अपराध एक वर्चस्व की लड़ाई हुआ करती थी, दो गुटों के बीच लड़ाई हुआ करती थी, लेकिन आज अपराध का तरीका बदल चुका है। कैसे देखते हैं हम, क्योंकि एक लंबा वक्त भी बीत चुका है, इंदौर में पुलिस कमिश्नरेट लागू है, लेकिन फिर भी अपराध कहीं ना कहीं कोई जघन्य ऐसे अपराध हो जाते हैं इस घटनाओं में, या फिर अपराधों का किस तरह से तरीका बदला है इस बार? देखिए, मैं अपराध के बारे में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अपराध दो तरह के होते हैं। एक होता है क्राइम ऑफ पैशन, जो आवेश में आके अपराध किए जाते हैं। कई बार पति पत्नी या फैमिली झगड़े में कोई अपराध हो जाते हैं, वो घटना हो जाती है। कई बार दोस्तों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है और अचानक कोई घटना हो जाती है जो आवेश में आके अपराध होते हैं। ऐसे अपराध जो है उनको रोकना मुश्किल होता है क्योंकि वो इंसान की बेसिक इंस्टिंक्ट से जन्म लेते हैं और उसके लिए सोशल कंडीशनिंग और जो मोरल वैल्यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और दूसरा तरह का अपराध होता है जो अवसर का अपराध होता है, क्राइम ऑफ अपॉर्चुनिटी। मतलब अपराधी को जब अवसर मिलता है, जैसे कि नकबजनी है, जैसे कि लूट है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो वो अपराध हम लोग रोकने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जो क्राइम ऑफ अपॉर्चुनिटी वाला अपराध है, अवसर का अपराध है, उसको रोकने में हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। अपराध के नियंत्रण को लेके आपका कहना सही है, अपराध का परिदृश्य बदला है। पहले की तुलना में जो आज अपराध हो रहे हैं वो बहुत टेक्नोलॉजिकली ओरिएंटेड अपराध हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जिनमें अपराधी जो है बहुत नवीनतम तकनीक का यूज़ करते हैं। कई बार वो इंटरनेट और जो मोबाइल फॉरेंसिक्स है वो उसका प्रयोग कर लेते हैं। वो भी एक नया ट्रेंड है बढ़ता हुआ। जैसे साइबर क्राइम आप देखते हैं, इस संदर्भ में साइबर क्राइम एक उभरता हुआ अपराध है जो पहले नहीं हुआ करता था। तो ये जो नए अपराध हैं ये जो है वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ में चूँकि जनसंख्या बढ़ रही है और कहीं ना कहीं सोशल कंट्रोल कम हो रहा है, तो अपराध की प्रवृत्ति जो है वो कहीं ना कहीं समाज में बढ़ी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक पुलिस फोर्स के रूप में, एक संगठित बल के रूप में और कमिश्नरेट में जब हमारे पास ज़्यादा अधिकार आ गए हैं अपराधियों के खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन, ज़िला बदर जैसे हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इंदौर पुलिस ने काफ़ी सराहनीय कार्य किया। बिल्कुल सर, अपराध का तरीका बदला। और मैं दर्शकों को बताऊंगा कि हमारे बीच जो आज आलोक शर्मा जी है वो हम कह सकते हैं कि नोडल अधिकारी भी है साइबर को लेकर के। और जब हमने आंकड़े देखे तो तकरीबन 71 के करीब, सर 71 के करीब आपके पास कुछ शिकायतें मिली थी और उनका बहुत सारी में निवारण किया गया। और लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण की तकरीबन 22 लाख रुपए की ऐसी राशि थी महज 3 महीनों के भीतर जो उन पीड़ितों को वापस दिलाई है जो साइबर ठग के शिकार हुए थे। सर, साइबर रिलेटेड बात की जाए तो अक्सर हम देखते हैं, हालांकि साइबर की जागरूकता को लेकर के आज
मध्य प्रदेश PHQ से लेकर तो तमाम जितने भी हमारे ज़िले हैं, साइबर टीम है, जितनी एजेंसियां हैं वो भी जागरूक करी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में इसे काफ़ी गंभीर विषय दिखाया था। सर, हज़ारों किलोमीटर दूर एक अपरिचित व्यक्ति आपके को कॉल करता है, मैसेज करता है या किसी भी तरह का प्रलोभन देता है। कई बार ये चीज़ देखी गई है कि साइबर अपराधों में आदमी की सबसे बड़ी जड़ जो है वो लालच है। कैसे देख रहे हैं सर, क्या वाकई लालच होती है या फिर ये टारगेटेड कुछ अन्य राज्यों से भी है? बिल्कुल, ये बहुत गंभीर और बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है आपका और मुझे लगता है ये बहुत उपयोगी भी है। आप ये देखें कि जो आज जो साइबर अपराध हो रहे हैं ये सिर्फ इकोनॉमिक ऑफेंस नहीं है, ये एक तरह से एक देश के खिलाफ एक टेररिज्म है जी। इसको आप इकोनॉमिक टेररिज्म कह सकते हो, एक आर्थिक आतंकवाद कह सकते हो। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि 2024 में हिंदुस्तान में करीब 12 लाख के करीब साइबर कंप्लेंट्स प्राप्त हुई थी जी। और इंडिया का जो 1.7 बिलियन रुपए का साइबर फ्रॉड लोगों के साथ हुआ, जो कि हमारी GDP का 0.7% है। आप समझ सकते हैं 0.7% ऑफ GDP कितना बड़ा नंबर है और ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कितनी बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। और इस साल 2024 में पिछले साल की तुलना में 20% केसेस में राइज हुआ है। ये मैं उन केसेस की बात कर रहा हूँ जो केसेस रिपोर्टेड हुए हैं। हो सकता है इसमें अनरिपोर्टेड केसेस इंक्लूड नहीं हो, बहुत सारे केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी रिपोर्ट नहीं हुई हो। तो ये आंकड़ा जो रिपोर्टेड आंकड़ा है मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब आप देखेंगे कि प्रतिदिन के करीब 60,000 करोड़ रुपए का जो क्राइम जो है साइबर ठग कर रहे हैं, करीब 6,000 के करीब जो कंप्लेंट्स आ रही हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही गंभीर है और इसमें न केवल हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर की एजेंसी, क्योंकि कई बार जब इसको इंटेलिजेंस के द्वारा ट्रैक किया गया है तो ये मालूम पड़ा है कि साइबर ठगों का ओरिजिन केवल हिंदुस्तान में ही नहीं है, केवल हिंदुस्तान के सेक्टर्स ही नहीं है, बल्कि इसमें चाइना, म्यांमार, कंबोडिया जैसे देश हैं, वहाँ से भी ये ऑपरेट हो रहा है। अजरबैजान जैसे देश से भी ये सिस्टम ऑपरेट हो रहा है। वहाँ से लोग जो कॉल्स के ज़रिए और इंटरनेट कॉलिंग के ज़रिए हिंदुस्तान का पैसा साइफन करके और विदेशों में ले जा रहे हैं। और ये पैसा जो है मोस्ट प्रोबेबली ये मनी लॉन्ड्रिंग और आपका ड्रग ट्रैफिकिंग और वेपन जो ट्रैफिकिंग है, ऐसी चीज़ों में यूज़ हो रहा है। इवन हो सकता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे जो बड़े अपराध हैं उनमें भी ये कहीं ना कहीं ये पैसा जो है उसका उपयोग हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा परिदृश्य है, इसको हमें समझना पड़ेगा। साइबर अपराध जो आपने बोला लालच, एक आपने पॉइंट आया था कि लालच, निश्चित रूप से अल्यूरमेंट या लालच तो इसमें रहता है, आपको प्रलोभन दिया जाता है। कई बार लालच का एंगल होता है, कई बार जेन्युइन भी होता है, कई बार एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है। हमने कई बार देखा कि जब डिजिटल अरेस्ट जैसे मामले आए, उन्होंने कहा कि आपके बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया है किसी क्राइम में, और आदमी अचानक घबरा जाता है, उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति का फ़ायदा उठा करके वो उससे किसी भी अपने जो खाते में वो पैसे डलवा लेते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो साइबर फ्रॉड का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो म्यूल अकाउंट्स हैं। ऐसे अकाउंट्स हैं जो बैंक में अकाउंट्स खुलवाए गए हैं, जिनके जो लोग हैं वो इतने गरीब हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता हो रहा है कि उनके बैंक में क्या हो रहा है, उनके अकाउंट्स के साथ क्या हो रहा है, और वो अकाउंट्स फ्रॉडस्टर्स यूज़ कर रहे हैं, उसमें से पैसा आता है और उसमें से पैसा निकाल के जाता है, और उनके अकाउंट्स को वो यूज़ करते हुए और ये सारे बड़ी ठगी कर रहे हैं। हिंदुस्तान के परिदृश्य में अगर आप देखें तो मैं आपको बताऊं कि इंडिया में 3 सेक्टर्स सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं अपने साइबर फ्रॉड में। जैसे अपना जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो है, अपनी इवन जो वेस्ट बंगाल तक जाता है, आपका झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल वाला जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो इलाका है, ये भी कनेक्ट होता है। ये एक रीज़न है जहाँ से बहुत साइबर फ्रॉड होते हैं। दूसरा रीज़न अभी बहुत तेज़ी से उभरा है, जो मेवात वाला इलाका है। आप हाँ जामतारा ये हरियाणा झारखंड वाला है, और मेवात है ये आपका हरियाणा, और ये आपका यूपी, और तीसरा आपका राजस्थान। इसका जो बॉर्डरिंग एरिया है, जो मेवाती जो है वो वहाँ से जो वो साइबर क्रिमिनल्स है वो ऑपरेट कर रहे हैं, और साउथ में भी बहुत तेज़ी से ये देखा जा रहा है। एक और नई चीज़ आई है, मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। नई चीज़ ये आई है कि अभी हिंदुस्तान ने करीब 300 के आसपास लोगों को मुक्त कराया था। ये लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे, जिनको कंबोडिया और लाओस जैसे देशों में जॉब के नाम पर
एल्यूर किया गया कि आपको बड़ा पैसा मिलेगा, एडवर्टीजमेंट आया, इन्होंने वहाँ एक्सेप्ट कर लिया और ये वहाँ चले गए। बाद में इनको पता लगा कि इनका पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह सब उन लोगों ने ले लिया और इन लोगों से बंधुआ मजदूर की तरह वो काम करा रहे थे और ये उनके मीन्स टू एन एंड, मतलब उनके जो उसका साधन बन रहे थे, उनकी आय का साधन बन रहे थे। तो हमारे जो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं वो भी टारगेटेड हो रहे हैं, आम जनता भी टारगेटेड हो रही है। तो इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है और आज की डेट में ये सबसे बड़ा इकोनॉमिक ऑफेंस बन के उभरा है। सर, साइबर फ्रॉड की हम बात कर रहे थे और वाकई एक बहुत गंभीर विषय है और देश की, जैसे कि आपने बताया कि ये आर्थिक आतंकवाद की तरफ बड़ा जो है नेक्सस पूरा देश और अन्य राज्यों से चलाया जाता है, अन्य देशों से चलाया जा रहा है। सर, इससे महत्वपूर्ण एक छोटा सा कि लोग कैसे अवेयर हों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे भी चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को बताएं कि वो कैसे अवेयर हो सकते हैं। बिल्कुल, साइबर क्राइम में जो सबसे बड़ा मैक्सिमम है वो है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कई बार जो आप लोग सुनते होंगे कि चीज़ों का प्रिवेंशन, क्योंकि वो इतना रिमोटली करते हैं, वो इतने दूर से करते हैं और पुलिस के पास इतने सारे अलग अलग क्राइम्स हैं, उनके लिए पुलिस के पास मैन पावर नहीं है उतना ज़्यादा, हमें बहुत कोऑर्डिनेटेड एक्शन लेना पड़ता है। और चूंकि मैंने जैसे आपको बताया म्यूल बैंक अकाउंट्स को यूज़ करते हैं, फर्जी सिमों को ये यूज़ करते हैं, ठीक है, और ये इनका जो कैफ होता है वो भी किसी पता लगा कई बार तो किसी गरीब आदमी के नाम पर होता है, जैसे पता ही नहीं होता कि उसके नाम की सिम जा रही है। मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल बता रहा हूँ जो मेरे संज्ञान में आया। जैसे नेपाल से हिंदुस्तान बहुत सारे लोग आते हैं, तो नेपाल वालों को हिंदुस्तान का आधार कार्ड नहीं होता, लेकिन उनको भी कुछ लोग ज़्यादा पैसा ले करके उनको हिंदुस्तान की सिम दे देते बिना आधार कार्ड के, और कई बार उन सिम से फ्रॉड हो जाता है। वो किसी इंडियन के नाम पर होगी और वो कई बार किसी नेपाली आदमी को सिम मिल गई। तो ये मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये भी लालच, जो आपने बात बताई कि लालच, पर अब जैसे प्रिवेंशन की आपने बात करी कि इसको हम रोक कैसे सकते हैं, तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको अवेयर होना पड़ेगा हमको, क्योंकि साइबर क्राइम जो है वो कई टाइप के होते हैं। जैसे एक टाइप का मैंने उल्लेख किया, डिजिटल अरेस्ट। उसमें आपको ये बताया जाता है कि आपके किसी नियर एंड डियर को किसी इन्फोर्समेंट एजेंसी ने, पुलिस ने, किसी क्राइम ब्रांच ने, विजिलेंस ने उसको ट्रैप कर लिया, पकड़ लिया है किसी क्राइम के तहत, और आपसे तत्काल पैसे मांगे जाते हैं। और कई बार बैकड्रॉप में किसी पुलिस वाले की फ़ोटो वो लगा के रखते हैं जब वीडियो कॉल करते हैं। कई बार आपको कुछ आवाज़ें सुनाते हैं तो आपको भ्रम होता है कि यार ये तो मेरा बेटा या भाई या कोई नियर एंड डियर है, और उसके चलते हम साइकोलॉजिकल पैनिक में आकर के पैसे डाल देते हैं। तो ऐसे मामलों में मैं हमेशा सलाह दूंगा कि सबसे पहले चीज़ों को वेरीफाई करना। कभी कोई भी इस तरीके से पुलिस अरेस्ट नहीं करती है, इस तरीके से डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है कि हमने उसको ऐसे ही अरेस्ट करने के बाद आपको वीडियो कॉल करके और हम ये कहेंगे या पुलिस को ये कहेगी कि भाई आपको फलाने अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना। ऐसा नहीं होता है। पुलिस की एक वेरीफाइड प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत हम लोग काम करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बिना वेरिफिकेशन के, बिना उसके बिल्कुल ना करें। दूसरा इम्पॉर्टेंट इशू चीज़ें जो होती हैं, जो आपने देखा होगा, फिशिंग जिसको बोलते हैं, इसमें आपको फिशिंग के तहत आपको कुछ लिंक भेजी जाती है। आजकल आपने .ap की लिंक सुनी होगी, PM किसान ऐप की एक लिंक है, और भी बहुत सारी ऐसी मैलिशियस लिंक्स हैं। हमको किसी भी लिंक को, शादी के भी इनविटेशन आजकल कुछ फ्रॉड, हाँ, शादी के इनविटेशन आपने बिल्कुल सही बताया, उसकी व्हाट्सएप पे भेजी जा रही है। तो उस पर हम लोग देखते हैं कि भाई ऐसी किसी भी लिंक को जिसके बारे में मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि ये लिंक जो है वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति से आ रही है, जिसने मुझे या तो फ़ोन करके मैं तस्दीक कर ली है, तो आप ओपन करें, अदरवाइज़ न करें। दूसरी बात, हमेशा जब आप कोई वेबसाइट सर्च करते हैं तो आप ये देख लें कि जो HTTPS, जो S होता है फॉर सिक्योर, जो लास्ट में जो उसका स्टार्टिंग होता है, उसका जो वेबसाइट का एड्रेस, वो HTTPS हो, उसको ही हम ओपन करें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब कस्टमर केयर फ्रॉड आप बहुत ज़्यादा देख रहे हैं आजकल, आप बहुत सारे, अपन जब भी कभी किसी बैंक का नंबर मांगते हैं, जनरली गूगल में सर्च करने की टेंडेंसी हम सोचते हैं कि गूगल जो है वो 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता है और गूगल की सारी इन्फॉर्मेशन वेरीफाइड होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गूगल एक सर्च इंजन है, हम उसमें जो इनपुट डालते हैं वही हमें आउटपुट मिलता है। तो फ्रॉडस्टर्स गूगल जैसे प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, इसमें अपने फर्जी नंबर्स को यूज़ कर रहे हैं और किसी भी बैंक की कस्टमर केयर के नाम से ये अपनी जो है नंबर उसमें शेयर कर देते हैं। उसके बाद ये ट्रैप कर लेते हैं, जब किसी को फ़ोन करते हैं या किसी का फ़ोन इनके पास आता है तो वो ट्रैप हो जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस तरह की चीज़ों से बचें।
चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपनी गोपनीय जानकारी किसी भी स्थिति में बिल्कुल वो न करें। आधार कार्ड परम गोपनीय है, परम गोपनीय मैं जिसको बोलता हूँ, टॉप सीक्रेट है। आधार कार्ड की जानकारी बिल्कुल कहीं मत डालें जब तक कि आपकी वो मैक्सिमम अनिवार्यता ना हो और वेरीफाइड सोर्स ना हो। आधार कार्ड की जानकारी कभी मत दें। आप अपने बैंक अकाउंट नंबर की जानकारी कभी मत दें। आप अपना CVV नंबर की अकाउंट की जानकारी मत दें। आपका जो बैंक जो अपना जो कार्ड रहता है, डेबिट कार्ड, उसके अंदर जो 16 डिजिट का नंबर रहता है वो कहीं भी आप यूज़ ना करें एक्सेप्ट फॉर ऑनलाइन बैंकिंग या नेट बैंकिंग जो है। जो कि नेट बैंकिंग में भी जो आप ऐप डाउनलोड करें वो वेरीफाइड सोर्स से डाउनलोड करें। केवल आप ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी नेट बैंकिंग का ऐप किसी भी जगह से डाउनलोड कर लिया, वो नहीं है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिससे कि खासतौर पर महिलाएं बहुत समस्या, महिला और बच्चियाँ बहुत दिक्कत में आती हैं। इनके कई बार देखा जाता है कि इनके फोटोग्राफ्स निकाल लिए जाते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि उनका फेस यूज़ करने के बाद और किसी और की बॉडी उसमें मॉर्फ करने के बाद और कई बार अश्लील जो इमेजेस रहती हैं उसके माध्यम से उनको ब्लैकमेल किया जाता है। ये इतना खतरनाक है कि कई बार कई बच्चियां या कई महिलाओं ने सुसाइड जैसी घटनाएं भी हैं वो इस कारण से करी। तो आपका जो भी फोटोग्राफ्स है उसको आप हमेशा लॉक करके रखें। आपका फ़ोटो पब्लिक डोमेन में न जाए, इसका विशेष ख्याल रखें। इवन जब आप फेसबुक या आप इंस्टा यूज़ करते हैं तो आप ये, इवन आप व्हाट्सएप भी यूज़ करते हैं तो आप ये समझ लें कि मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट केवल उसी की स्वीकार करनी है जिसे मैं फिजिकली जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, और एटलीस्ट उससे एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि उसी की जो वो है, मतलब फेसबुक इमेज है या उसकी इंस्टा चल रही है। ऐसा नहीं है कि हमारी आदत क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि हमारी फ्रेंड लिस्ट बढ़ जाए तो हम जो भी हमको रिक्वेस्ट भेजता है हम लोग लाइक करते रहते हैं। लाइक करने के बाद कई बार फ्रॉडस्टर्स की भी जाती है। विशेष तौर पे एक समस्या और होती है जब मैं छोटे बच्चों के बारे में सोचता हूँ। छोटे बच्चों को कई बार, चूँकि छोटे बच्चों का मन बहुत कोमल होता है, तो ऐसे जो अननोन सोर्सेज से जब उनके पास फेसबुक या इंस्टा या किसी और प्लेटफॉर्म से उनकी एक दोस्ती होती है तो कई बार वो लोग बुलिंग का शिकार होते हैं। कई बार उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। कई बार उन्हें अश्लील कंटेंट भेजे जाते हैं। कई बार उनको मॉफ्ड वीडियो भेजे जाते हैं और उसके साथ उनको ब्लैकमेल भी किया जाता है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक टेंडेंसी है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जब भी हम सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया में जो हमारे सामने व्यक्ति है वो उसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाइड नहीं होती। क्योंकि आप जानते हैं किसी का भी ईमेल आईडी लेकर के और किसी का भी मोबाइल नंबर ले करके या उसका उपयोग करके हम लोग आईडी बना सकते हैं और उसकी आईडी को कोई दूसरा चला सकता है। तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है और ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की धोखाधड़ी का या चीटिंग का कोई शिकार न बने। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने कहा कि ईमेल आईडी हो या अपनी पर्सनल जानकारी, हम लोग कई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं। हम डिजिटल वर्ल्ड में आज सर्वाइव कर रहे हैं 21वीं सदी में। और सबसे महत्वपूर्ण सर, मैं भी, क्योंकि हम कई बार मॉल्स या कहीं जाते हैं तो कुछ कूपन के लिए हमारी सारी जानकारियाँ उस पर देते हैं, तो उस पर भी कई बार वो डाटा जो है वो लीक होता है और यही डाटा एक माध्यम बनता है साइबर फ्रॉड के लिए काफ़ी आसान। लेकिन बात की जाए सर, एक अंतिम सवाल, क्योंकि बात पते की में तो काफ़ी चर्चाएं होंगी और वाकई ये इस समय सीमा हमारे पास है, लेकिन एक अंतिम सवाल, क्योंकि महिला संबंधित अपराधों के लिए पुलिस काफ़ी सजग है और ख़ास तौर पर मध्य प्रदेश पुलिस ने एक महिला मिशन के तहत जो अपराधों को रोकने की, और ख़ास तौर पर जो बच्चियां हैं जो हम देख रहे हैं कि एक एज वाइज होती है, जो 5 साल से लेकर तो 18 साल के बीच की बच्चियों को गुड टच, बेड टच से लेकर तमाम चीज़ें हैं। महिला अपराध को रोकने के लिए अब क्या कुछ नए आयाम पुलिस करने वाली है? क्योंकि इंदौर शहर नवाचारों का शहर है, कई नवाचार इंदौर में हमने देखे हैं। इंदौर पुलिस किस तरह देखती है? क्योंकि हॉट स्पॉट जो कॉलोनियाँ हैं, जो बस्तियाँ हैं, वहाँ पर सर्वाधिक बच्चियाँ जो है वो शोषण की जाती है। बच्चों के साथ जो है अपराध घटित होता है और अपराध करने वाला कहीं ना कहीं वो या तो परिवार का कोई सदस्य होता है, कोई नज़दीकी होता है। देखिए, बहुत आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा। जहाँ तक महिला अपराधों का सवाल है, निश्चित रूप से महिला अपराध की ग्रेविटी जो है बहुत ज़्यादा होती है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी कि ऑनलाइन या साइबर जो क्राइम है उससे हम महिलाओं को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो आप एक जानकारी ये आई थी कि इसमें
कोई भी ऐप वगैरह जो है जो कि अनवेरीफाइड सोर्स से है या फ्री ऐप्स है, उसको बिना वेरीफाई आपको किए हुए आप कभी भी आप इंस्टॉल ना करें, क्योंकि वो आपकी निजी जानकारी या गोपनीय जानकारी या आपके फ़ोटोग्राफ्स या गैलरी या आपकी वॉइस वो ट्रांसमिट कर देता है। अभी बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स में ऐसे केसेस आए जिसमें बहुत सारे लोगों का डेटा जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। इवन एयरलाइन अथॉरिटीज़ से भी डेटा जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। आपने इसके बारे में काफ़ी सुना होगा, बहुत ज़्यादा हुआ है। दूसरे स्तर पे अगर हम देखें कि जो आपने बताया कि वुमेन ट्रैफिकिंग या की जो समस्या है, इसके लिए भी हम लोगों को सामाजिक स्तर पर भी पुलिस के साथ साथ प्रयास करना पड़ता है। और मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूँ कि आज की पुलिस पहले की तुलना में ज़्यादा संवेदनशील हुई है। आज हम लोगों के बीच में जाते हैं, आज हम इवन बच्चियों के साथ भी जा कर के अभी हमारे यहाँ काफ़ी इंदौर पुलिस ने काफ़ी नवाचार चलाए, अपने सृजन एक कार्यक्रम हमारा चला है, उसको आपने देखा होगा। जैसे आप बात कर रहे हैं झुग्गी झोंपड़ियों में जा कर के बच्चियों से बातचीत करना, चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर हमने सब जगह जो है वो उसको डिस्प्ले किया है कि चाइल्ड हेल्पलाइन, साइबर हेल्पलाइन जो है इसका नंबर हमने सभी जगह डिस्प्ले करा रहे हैं। इसके साथ साथ 100 डायल जो है वो बड़ी सेवा है। जब भी कोई इशू होता है तो 100 नंबर का प्रचार प्रसार और 100 नंबर की प्रभावशीलता अब तो स्थापित हो चुकी है, निर्विवाद रूप से मैं मानता हूँ उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। सीएम हेल्पलाइन भी एक माध्यम है जिसके तरीके से 181 पे आप डिजिटल माध्यम से ही आपकी शिकायत दर्ज हो जाती है, उसमें आपको वो नहीं होता। तो ये मतलब कई सारे इंटरफेस खुले हुए हैं जो डिजिटल वर्ल्ड ने हमको दिए हैं, जिनका हम बहुत ही मतलब ज़्यादा प्रयोग आजकल होने लगा है। इसके अलावा भी अगर मैं इस चीज़ को देखूँ तो महिलाओं को लेकर के पुलिसिंग में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। अभी जो नई सीआरपीसी और जो बीएनएस आया है, इसमें भी कई सारे ऐसे प्रोविजंस आए हैं। इवन महिला का जो बयान है जब आपको लेना है तो उसकी वीडियोग्राफी एक महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाना, महिला की जो भी अरेस्टिंग है वो सूर्योदय के बाद में नहीं होना प्रिफरेबली, और इसके अलावा उसकी जब भी अरेस्ट हो तो महिला अधिकारी उसकी अरेस्ट करे, और अगर इस तरह की जो पीड़ित महिलाएं हैं उनका कोर्ट में त्वरित बयान कराना, मेडिकल जो है उनके लिए तत्काल उनको भेजना, ये सारी चीज़ें, और उनके पेरेंट्स के समक्ष में अगर वो नाबालिग है तो उसके पेरेंट्स के समक्ष में उसके स्टेटमेंट्स होना, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो महिलाओं के लिए आई हैं, जो पुलिस ने एक संवेदनशीलता का परिचायक है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा इस स्तर पर गंभीरता से प्रयास करते हैं। स्कूल, कॉलेजेस, सभी जगह हम लोग रैगिंग को लेकर के भी हम लोग कैंपेन चलाते हैं। साथ ही साथ में महिला अपराधों के लिए भी बच्चियों से बात करते हैं, बच्चियों को उनके अपराध बताते हैं। इवन जो स्कूल के टीचर्स हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, हम उनसे भी कहते हैं कि आप इन जो महिला अपराध अधिकार हैं उनके संबंध में इनको बताइए कि आपके क्या क्या राइट्स हैं, और किसी भी तरह का कोई भी अगर चीज़ है जो कि क्राइम के परिदृश्य में जाती है तो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना है, उसके संबंध में तत्काल कंप्लेंट जो है वो अथॉरिटी को करना है। इसके बारे में भी हम लोग जागरूक कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से महिला अपराधों के प्रति पुलिस जो है वो काफ़ी संवेदनशील है, और मुझे लगता है कि महिला रिपोर्ट्स ज़्यादा होने का कारण भी यही है कि पुलिस की उससे संवेदनशीलता का अंदाज़ा लगता है। बिल्कुल सर, कई महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई, कई विषयों पे बात हुई, खासकर साइबर हो, महिलाओं हो, बच्चों हो, युवाओं के लिए, और पुलिस जो इस वक्त एक ऐसी भूमिका निभा रही जो जनता के बीच जाकर जनसंवाद के साथ एक जो बेहतर पुलिसिंग और जनता को न्याय मिल सके, और जनता के बीच पुलिस एक दोस्ती वाला रिश्ता जो निभाने के लिए पहुंची है। साथ ही सही कई नवाचारों के साथ आपने कई जानकारियाँ दी कि हम किस तरह इस डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया में, हाईटेक दुनिया में कैसे आगे बढ़ रहे हैं। अपराधी से सजग रहने की काफ़ी ज़रूरत है क्योंकि वो हज़ारों किलोमीटर दूर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे दर्शकों को यह जानकारी देने के लिए। बहुत तो दोस्तों, आप भी सतर्क रहें और बने रहिए, और भी कुछ ऐसी शख्सियतों के साथ आगे भी मिलेंगे। बात तो सही है।